अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, सियासी दर्जाए हरारत हाई है, पॉलिटिकल माहौल हफ्ज़दा है, मुज़ाकरात होने की हवाएं चलती हैं, मगर फिर बेएतमादी की ऐसी आंधी चलती है कि सभी उम्मीदों को तिनकों की मानंद उठा ले जाती है। फिर बातचीत के बादल बनते हैं, कमेटियां बनाए जाने और एक दूसरे को अप्रोच करने की बूंदाबांदी होती है, मगर फिर बिजलियां कड़कती हैं। सियासी माहौल की आंखें चुंधियाने वाली रोशनी जगमगाती है और सभी अपनी खिड़कियां बंद करके घर के अंदर दुबक जाते हैं। मुज़ाकरात की बारिश होती है, ना इस्तेहकाम की ठंडक मुयस्सर आती है और ना ही सियासी हब्स का डेडलॉक खत्म होता है। सियासी चपकुलिश का टेम्परेचर हालात को झुलसा देने की हद तक बुलंद होता दिखाई देता है कि इदारों के माबैन तपिश महसूस होने लगती है। अदलिया की तरफ आग उगलते दहन खुलते हैं, अदलिया को हद में रहने के गर्मा गर्म पैगाम भेजे जाते हैं और बदले में अदलिया की तरफ से भी एहतराम के बदले एहतराम देने की गर्म लू चलती है और किसी की बी टीम ना बनने की धूप चमकती है। अब इदारे, एस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट के माबैन टकराव का सूरज सवा नेज़े पर है और इसकी तपिश अवाम महसूस करते हैं। इख्तलाफी बयानात के ऐसे झक्कड़ चल रहे हैं कि मईशत की चूलें हिल कर गई हैं। इदारों में इंतजामी बहरान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि खसारे का शिकार माली इदारों को फरोख्त करने की गहरी खाई के किनारे ला खड़ा किया है। सियासी गर्मी के मौसम में आंधियों और तूफानों के झक्कड़ चल रहे हैं। कई सियासी पार्टीज के सेक्रेटेरिएट तेज हवाओं की नजर हो गए। ख्वाजा सराओं के हमलों में सियासी रहनुमा जख्मी हो रहे हैं। पार्टीज की क़यादत कहीं जेलों के पीछे पहुंच चुकी है तो कहीं दोबारा से सदारती मसनद पर जा पड़ी। कहीं से भी सियासी मॉनसून का सिस्टम शुरू होने और मुज़ाकरात की बारिश बरसने की उम्मीद दिखाई नहीं देती। हाँ, किसी हद तक मगरबी हवाओं का सिस्टम हमारे सियासी निज़ाम में दाखिल होता दिखाई देता है, मगर वहां भी मुफादात का टकराव मगरबी हवाओं को निकाल बाहर करता है, जिस वजह से बातचीत की बूंदाबांदी होते होते रह जाती है। जूं-जूं सियासी गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है, मज़ाहमत के ग्लेशियर पिघलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब अगर सियासी मौसमियाती तब्दीली के तदारुक के लिए सियासी जमातें आगे नहीं बढ़ती और मुज़ाकरात की बारिशों में डेडलॉक रहता है और पैगामात की गर्मी टेम्परेचर को बढ़ाने का सिलसिला जारी रखती है, तो सियासी मज़ाहमत के ग्लेशियर पिघलने में देर नहीं लगेगी। और अगर मज़ाहमती ग्लेशियर पिघल गए तो मुल्क में ऐसा सैलाब आएगा जो किसी भी इनकलाब की शिद्दत के बराबर इफेक्ट करेगा और इस सियासी मज़ाहमती सैलाब की तबाहकारियां हम आने वाले दिहाइयों तक भुगतते रहेंगे। अब सवाल ये है कि मुल्की पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सियासी जमातें क्या हिकमत अमली अपनाएंगी? क्या मुफाहमत के बागात लगाएंगी या फिर हमें मज़ाहमत के तूफान का सामना करना पड़ेगा? हमें दावत दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रऊफ हसन साहब। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो मैं आपके साथ जो वाकया पेश आया इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी मज़ाहमत करना चाहूँगी और दूसरी तरफ ये कि अभी जो इन्फॉर्मेशन है FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन यूँ लग रहा है कि FIR के बाद भी डेडलॉक पड़ गया है, कोई मजीद कार्रवाई नहीं हो रही है। थैंक यू फरवा, बहुत मेहरबानी है आपकी, वेरी काइंड। हाँ, सही कहा आपने। FIR तो हमने दर्ज कराया, मेरा ख्याल 6 दिन हो गए, लेकिन उसके बाद से किसी किस्म का कोई राब्ता, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हमारे साथ शेयर नहीं की गई। और देखें, क्योंकि हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं जी कि इस मामले के ऊपर आगे कोई मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको छुपाना, उनको बचाना जो है वो हर चीज़ का मकसद होगा, रादर दैन कि उनको एक्सपोज करके उनको सज़ा देना। सो जहाँ सिस्टम जो है वो इन मसलहतों का शिकार हो जाए, इन मसलहतों का कैप्टिव बन जाए, वहाँ इस किस्म के केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कम ही होती है। सो यू नो वी जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड सीइंग के क्या होता है, बट यू नो मोस्ट प्रोबेबली कोई पेशरफ नहीं होगी। अच्छा, आपसे पहले भी हमने देखा कि हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब, उन पर भी इस तरह ही ख्वाजा सराओं ने हमला किया था और आप पर भी वो सेम अटेम्प्ट हुई थी। रऊफ हसन साहब, आपको कुछ बताया गया इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर्स की तरफ से या पुलिस की तरफ से कि कहाँ तक पहुँचा, कौन लोग थे? क्योंकि अपेरेंटली तो वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे शक व शुबात भी हैं।
फरवा, इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, मेरे साथ किसी किस्म का, किसी पुलिस ऑफिसर का या और किसी ऑफिशियल का कोई राब्ता नहीं हुआ। मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। तो इस बारे में तो मैं कमेंट कर ही नहीं सकता क्या है, जो कि मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में अपनी एप्रीहेंशंस जो हैं वो शेयर कर रही हैं कि जी हमें लगता है कि ये भी बहुत सारे और मुकदमा। देखिए, इस्लामाबाद शहर में जो मेरे साथ हुआ है, पहले आप ही के चैनल के सामने, वो भी सीसीटीवी कैमरास में पूरा महफूज है। उसके 2 दिन के बाद जो GNN के सामने हुआ है, वो भी जहां एक्चुअली वो अटैक लेड टू मच वर्स थिंग्स, वहां भी सारा सीसीटीवी कैमरास के ऊपर महफूज है, तमाम फुटेजेस। ठीक है, आपको याद है लाहौर में 9 मई को जब हुआ था तो विदिन 24 आवर्स जियो फेंसिंग के जरिए 10,000 बंदों को पकड़ लिया गया था। ठीक है, ये 6 दिन हो गए हैं, तमाम फुटेजेस महफूज हैं, बंदों की शक्लें नजर आ रही हैं, उनकी गुफ्तगू जो है वो भी देखा जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। Exactly. वही लोग हैं जो एक टीवी के आपके टेलीविजन के सामने थे, वही लोगों ने दोबारा एक दिन छोड़ के फिर हमला किया JNN के सामने। मतलब कोई वजह नहीं कि इट शुड टेक मोर देन 60 मिनट्स टू कैच देम, टू ट्रेस देम। नादरा के पास ले जाइए, उनके पास सारा रिकॉर्ड है। तो ये ऐसा नहीं है कि जी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इससे ज्यादा तो आसान केस हो ही नहीं सकता कोई। बिल्कुल। अब आई होप मुजरिमीन को बचाना जो है वो मकसद है, रादर देन मुजरिमीन को एक्सपोज करना और सजा देना। इसलिए हमें लगता है, मुझे भी लगता है, मेरे जो 2 जानने वाले हैं, पूरी पार्टी को भी यही लगता है कि जी इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। अच्छा, ये तो बिल्कुल एक हमला है और बड़ा शदीद हमला है जिसकी मज़ामत जितनी की जाए कम है। एंड मोर पावर टू यू कि आप इसको फेस भी कर चुके और यू स्टिल वेरी विद हाई होप्स आप यहाँ पर मौजूद हैं। आपने रऊफ हसन साहब इससे पहले कहा था खान साहब की भी जान को खतरा है, तो इससे पहले भी हम सुन चुके हैं कि उनकी जान को खतरे की बात जो है वो आती रहती है। ये अब की बार किससे खतरा है और क्या आपको कोई डर है इस चीज़ का कि कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई अटेम्प्ट, कोई इस तरह की कोई चीज़? देखिए फरवा, ये कोई नया डर नहीं है, ये हमें पहले दिन से डर है कि खान साहब को डैमेज किया जाएगा। आपको पता है उनकी बेगम साहबा बुशरा बीवी के बारे में तो मतलब काफ़ी एविडेंस जो है वो सामने आ चुकी है कि कोशिश की गई कि उनको डैमेज किया जाए, लेकिन अल्लाह ताला के करम से वो मेरा ख्याल है चले। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके जो लास्ट टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं, क्योंकि ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उन टेस्ट्स की रिपोर्ट्स के लिए भी नहीं जाने दे रहे, वो पिम्स में भेजते हैं और आपको पता है कि पिम्स में जो रिजल्ट्स हैं वो मैनेज हो जाते हैं। तो हमें ये पहले दिन से खतरा है कि चूंकि ये डेस्परेशन जो है ये बढ़ रही है, 2 साल से पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, पार्टी के लीडरान से पॉलिटिकल लॉयल्टीज अपनी चेंज करने की कोशिश की गई है, कुछ ये कामयाब हुए हैं लेकिन ज़्यादातर में नाकाम हुए हैं। तो जो डेस्परेशन की स्टेज है ना, जो फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन की स्टेज है वो बढ़ती जा रही है, ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। तो इस किस्म के स्टेट ऑफ माइंड के साथ इस किस्म के एक्सट्रीम मेजर्स जो है ना वो फिर इंसान सोचता है कि कहीं ना ले लिए जाएं। तो खान साहब 9 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया उनकी कैद में हैं। हमें डेफिनेटली पहले भी तशवीश थी और वक्त गुजरने के साथ साथ इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ने के साथ साथ हमें उस तशवीश जो हमारी तशवीश थी उसमें भी इजाफा होता आ रहा है। और कोर्ट्स वगैरह को हमने रिव्यू किया हुआ है, लेकिन कोर्ट्स हालांकि एक रिवेकनिंग सी नज़र आ रही है जिसका जिक्र आपने किया भी है अपने इब्तदाइया में, लेकिन किस हद तक वो इफ़ेक्टिव हो सकती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी तशवीश जो है वो अपनी जगह कायम है और हम साहिब इक़्तिदार लोगों से और ख़ासकर पाकिस्तान की अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सिलसिले में हमारी जो पिटिशन्स मौजूद हैं उनको सुना जाए और इफ़ेक्टिव फैसले जो हैं वो सुनाए जाएं। अच्छा, आप भी मुझे पूरी उम्मीद लग रहे हैं खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक और दीगर भी जो आपके पार्टी के लोग हैं वो भी पूरी उम्मीद लग रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ से ये उम्मीद मिल रही है रऊफ हसन साहब? क्या कोई बातचीत के दरवाजे खुले हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ?
नहीं, बातचीत के दरवाजे तो फरवा बिल्कुल नहीं खुले, लेकिन हमें उम्मीद जो है वो बनती है वो इस बात से कि बहुत सारे केसेस हैं और बाकी जो 2-1 केसेस रह गए हैं उसमें भी मेरा ख्याल है विद इन द नेक्स्ट वीक टू 10 डेज टाइम वो भी क्रैश कर जाएंगे, उनके ऊपर भी हमारी बेल्स हो जानी चाहिए। लेकिन जहां हम एक तरफ पुरुम्मीद हैं वहां में इस बात का भी खौफ है कि जैसा कि आज आपने सुना होगा कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मुकदमात में उन्होंने क्या अरेस्ट कर लिया है। तो इसी किस्म का कोई और ऑपरेशन खान साहब के खिलाफ भी होगा, उनको भी और मुतअद्दद मुकदमात में इसी तरह से कैद किया जाएगा जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को किया है। तो उनके बाहर निकलने की जो उम्मीद तो है हमें, लेकिन जो एक्चुअली उनका बाहर निकलना वो डिपेंड करेगा कि अदालतें कितनी तेजी से एक्ट करती हैं और कितनी तेजी से अपने फैसले सादर करती हैं, ताकि ये जो फ्रिवलस मुकदमात अब बनाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए कि कहीं शाह महमूद कुरैशी और खान साहब जो है वो आज़ाद ना हो जाए, कितनी जल्दी उनको क्वाश करती हैं, जितनी जल्दी अहकामात सादर करती हैं कि इमरान खान साहब को आज़ाद किया जाए। लेकिन रऊफ हसन साहब, हामिद खान साहब जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है कि आप लोगों की पार्टी से ही है, उन्होंने कहा था कि खान साहब जो है वो किसी डील के तहत ही बाहर आएंगे। आपको इस बात में कोई सदाकत लग रही है कि क्योंकि बिल आखिर तो बातचीत तो कहीं तो होनी है? फरवा, मुझे ऐसी किसी स्टेटमेंट का ज़ाती तौर के ऊपर इल्म नहीं है जो कि हामिद खान साहब ने दिया, वो हमारे सिटिंग सेनेटर हैं। मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, खान साहब किसी डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। अच्छा। खान साहब अगर डील के जरिए बाहर आना चाहते फरवा तो 10 हफ्ते 10 दिन में बाहर आ जाते। 9 महीने उनको जेल में रहने की जरूरत नहीं थी। ऑफर्स थी, सारा कुछ था, वही जो किक आउट प्राइम मिनिस्टर, किक इन प्राइम मिनिस्टर का जो चक्कर चलता रहा है इस मुल्क में 76 सालों से, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते तो वो विद इन अ वीक 10 डेज वो अटक से ही बाहर आ जाते। खान साहब ने कोई डील ना करने की कसम खाई हुई है और वो कोई डील, जहां तक मैं उनको जानता हूं, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूं, मैं उनकी सोच से वाकिफ हूं, वो किसी किस्म के डील के साथ बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन तो ये तो रऊफ हसन साहब उनकी साइड की स्टोरी हो गई कि वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सामने से कोई ऑफर आई है? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है फरवा आज इस वक्त तक कि कोई सामने से ऑफर आई हो। लेकिन वो जो ऑफर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो तो आपको पता है कि वो लर्क करती रहती हैं, वो मौजूद होती हैं। अच्छा, और अब ऐसे में अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने का मैं सवाल कर लूँ आपसे, तो वहां पर क्या प्रोग्रेस है? देखिए, 3 पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा हम हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेज्ड है। उन 3 पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम श्योर यू वुड नो देयर नेम्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी और एमक्यूएमपी जो है वो, जो कि हुकूमत के हिस्सेदार हैं इस वक्त, इनके साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये खान साहब के भी अहकामात हैं और ये पार्टी की पोजीशन भी है। वो इसलिए कि ये जो मैंडेट चोरी किया गया है ये उसकी डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। हमारे वोट, हमारी सीटें लेके इनकी झोली में डाली गई हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर ये लोग हुकूमत करने की पोजीशन में, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए हैं। सो या तो ये अपना मैंडेट चोरी किया हुआ मैंडेट जो है उसको रिवर्स कर दें, उसको छोड़ दें, हम इनसे भी इंगेज कर लेंगे पॉलिटिकल रेकन्सिलिएशन के लिए। लेकिन जब तक ये उस मैंडेट की बेसिस के ऊपर हुकूमत में रहते हैं, हुकूमत करते रहते हैं, उस वक्त तक हम इनके साथ बिल्कुल एंगेज नहीं करेंगे। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारी एंगेजमेंट है। 6 पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा भी हो गई हैं और भी 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो आखिरी स्टेजेस में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अनकरीब आप सुनेगी खबर ये कि कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस प्लेटफॉर्म को तो रऊफ हसन साहब, उस पर JUIF भी होगी उन पॉलिटिकल पार्टीज में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो उनके साथ भी यानी मैं ये कह सकती हूँ रऊफ हसन साहब कि आप लोग तकरीबन कामयाबी के किनारे पर हैं मौलाना साहब को मनाने में? देखिए, इन चीज़ों के बारे में कोई डेफिनेटिव आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज सियासत ही होती है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है और म्यूचुअल जो ईगरनेस है कि जी इस स्टेज के ऊपर ये जो पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव करने की, रिस्टोर करने की जो स्ट्रगल है, जो जद्दोजहद है, इसमें ये पार्टीज मिलके जद्दोजहद करेंगी। अब इसके स्पेसिफिक्स जो हैं वो तय हो रहे हैं। कुछ रिजर्वेशंस थी उधर से, कुछ रिजर्वेशंस थी इधर से। उस सिलसिले में हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो आपस में एंगेज्ड हैं और आई होप कि बहुत बहुत जल्दी इस सिलसिले में भी कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी और हम और JUIF जो है वो मिलके इस जद्दोजहद को आगे ले जा सकेंगे। तो रऊफ हसन साहब, यानी आप लोग जब इसको फाइनलाइज कर लेंगे अपनी आपस की बातचीत को और जो भी आपके पॉइंट्स हैं, उसके बाद आप एक नई तहरीक की तरफ जाएंगे हुकूमत मुखालिफ? तहरीक तो शुरू हो गई है,
फरवा तहरीक तो शुरू हो गई है। वो सिर्फ आपको नजर इसलिए नहीं आ रही है, छोटे छोटे जो जलसे जो जुलूस है वो तो निकलने शुरू हो गए हैं। आपको आज भी पता चला होगा कराची में, हैदराबाद में, केपी में, तमाम शहरों में, जीबी में, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये जो शहरों में मसलन हमारा जलसा फैसलाबाद में होना है, लाहौर में होना है, कराची में होना है, इस्लामाबाद में होना है, पिंडी में होना है, इनकी हमें इजाजत अभी तक नहीं मिली। तो अब ये केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं, तो हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन भी अदालतें हमें ये जलसा मुनक्कद करने की, ये सारे जो जलसे हैं मुनक्कद करने की इजाजत देती हैं, उसी दिन से आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में जो है एहतजाजी तहरीक, पुरअमन एहतजाजी तहरीक जो है उसका आगाज कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने वक्त निकाला। और रऊफ हसन साहब के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो है वो बातचीत के जो मामलात हैं वो तय पा रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब ने। कारा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपसे पहले हम रऊफ हसन साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और मुज़ाकरात की बात पर उन्होंने कहा कि वो 3 जमातों से तो कतई तौर पर बातचीत नहीं करेंगे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। लेकिन दूसरे एंड पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी कोशिशें कर चुकी है और शायद अभी भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो सके। तो अगर वो बैठना नहीं चाह रहे और बात नहीं करना चाह रहे तो फिर ये कैसे सारी सिचुएशन बेहतर हो सकती है? बहुत ज़रा गौर कीजिए, पीटीआई की जो सियासी सोच है या उनका जो तरीका कार है, आप सारे मीडिया वालों को उनकी फ़िक्र लगी हुई है और वो बहुत लाडले निज़ाम के बने हुए हैं। हमने हर अहद में उनको डायलॉग की ऑफ़र की और उन्हें बार बार समझाया कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स न करें, बल्कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ये लाजमा है कि उसमें मुज़ाकरात किए जाते हैं। वो कहते हैं हम फौज से मुज़ाकरात करेंगे, सियासी जमातों से नहीं करेंगे। ओके, ये जो हम आज तक कहते आए और उनकी एक तरह की बदतमीजी कह लीजिए, बदतहजीबी कह लीजिए, कि वो उसके जवाब में गालियाँ और नाजायज़ किस्म की गुफ्तगू और ये कहना कि मैं इनकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं फलान नहीं करूंगा, ये उनकी जमात का वतीरा रहा। इसके बावजूद हम ये कोशिश करते रहे, इसलिए कि हमारा एक्सपीरियंस ये है कि डेमोक्रेसी अगर डायलॉग नहीं करती, डेडलॉक होते हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली हालात ख़राब हो जाते हैं और उसकी कीमत अवाम और मुल्क भुगतते हैं। लिहाजा हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहते थे। अगर रऊफ हसन साहब या उनकी क़यादत का ये गुमान है कि 3 जमातों से बात नहीं करनी, जो नई बात नहीं है उनकी, मैं इस पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आपको देने के अर्से अभी कासर हूँ, इसलिए कि पार्टी का मौक़िफ़ तो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी देते हैं। लेकिन और उससे कोई पार्टी की क़यादत अगर बैठ के मीटिंग करती है तो हम अपनी राय वहाँ देते हैं, उसके मुताबिक फिर बात की जा सकती है। अभी ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है, लेकिन मेरी क़यादत ने बार बार इस अमर का इजहार किया है और आप मीडिया के दोस्त भी, बाकी भी इस मुल्क का इंटेलिजेंसिया भी, बाकी सियासी जमातें भी ये तवक्को कर रही हैं कि सदर जरदारी साहब जो हैं वो इस पर अपना कोई रोल अदा करें, एक बड़े का रोल अदा करें। मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि अब हमें चाहिए कि हम खान साहब और उनकी जमात को ये कह दें कि जनाब एनफ इज एनफ, हम आपसे मुज़ाकरात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार कभी हुए तो आप अपने रवैये पे माजरत कीजिएगा, तो फिर देख लेंगे मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं। अगर आप कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने और इस रवैये के साथ मुज़ाकरात से हमें इनकार नहीं करना, बल्कि हमने उनकी इस रवैये को कबूल कर लेना कि ठीक है हम भी नहीं करते, हम ये नहीं कह रहे कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मेरी ज़ाती राय में अब उनके इस रवैये को कबूल कर लेना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच, नो डायलॉग। उन्होंने जो करना है वो करें, वो जुलूस करें, वो जलसे करें, वो धरने करें, वो जो भी करेंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको डील कर लिया जाएगा। ठीक। अगर एक तरफ हट धर्मी है, तो तहजीबी है, हाँ, गाली गलोच है, हाँ, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? आप मुझे बार बार कह रही हो कि नहीं आइए कमर साहब बैठ के बात करते हैं, आइए बैठ के बात करते हैं, और मैं कहूँ मैं तो फरवा की शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं तो हाथ नहीं मिलाना चाहता, मैं तो, भाई तुम क्या हो कमर जमान, तुम कौन से बड़े तुर्रम खान हो गए हो? इस मुल्क में बड़े बड़े ताकतवर लोग आए, आज भी सियासी जमातें, आपको भी लोगों ने वोट दिए हैं, बाकी जमातों को भी लोगों ने वोट दिए हैं, ये वोट कम ज्यादा होते रहते हैं और खान साहब के अगर सारे वोट भी कैलकुलेट कर लिए जाएं
जिनका वो तवक्को कर रहे हैं, जिनको वो अंदाजे लगा रहे हैं कि ये भी मेरे वोट थे, अगर वो भी उनको दे दिए जाए तो पाकिस्तान को 35% वोटों ने पड़ा है, 65% वोट उनके खिलाफ पड़ा, तो वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर उनका यही रवैया है तो उनको कहना चाहिए कि ठीक है भाई। तो लेकिन कमर ज़मान कारी साहब, कता कलामी की माफी चाहूंगी, आप जो कि एक बड़ी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका खुद सियासी कद इतना बड़ा है, आपने कहा कि हम वो पंजाबी में कहते हैं ना कि नहीं तो फिर ना सही, ये वाला काम कर लेंगे, तो फिर तो जो मुल्क में डेडलॉक है, कियोस है, अफरा तफरी है, ये जो लॉन्ग मार्च डिजाइन करेंगे, धरना डिजाइन करेंगे, वो तो सारा कुछ वैसे होता रहेगा। तो इससे तो अल्टीमेटली आपकी जो मईशत को आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं नून लीग के साथ मिलके, वो तो फिर नहीं चल पाएगी। देखिए, पहली बात यह है कि मईशत के ऊपर यकीनन थोड़ी सी गैर यकीनी जो है वो असर करती है। मईशत अपने डायनामिक्स होते हैं, वो खाली सियासी जलसे जुलूसों से नहीं रुका करती है, बैठ परफॉर्म नहीं करती। उसको अगर इंटरनेशनली और नेशनली हालात बेहतर मिल जाते हैं, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलती है माली तौर पे, तो कारोबार चलता रहता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी जो मुल्क है, अफगानिस्तान के अंदर भी कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जो मर्जी हो जाए हमें परवाह नहीं है, हमें परवाह है। हम इसके लिए 2018 से चले हैं ये बात कहते। लेकिन अगर एक जमात बदतहजीबी की संतहा को पहुंच चुकी है कि वो एक ही रवैया अडॉप्ट करे जाएगा, तो फिर क्या किया जाए? कितनी गालियां खाई जाए, कितनी हजीमत बर्दाश्त की जाए, कितनी तज़हीक बर्दाश्त की जाए, इनके नखरे कितने बर्दाश्त किए जाए? अल्टीमेटली बंदा रिएक्टिव हो जाता है। हाँ। मेरी जमात का रिएक्शन नहीं है कि मेरी जाती तौर पर राय है, मैं बिल्कुल इन रवैयों का हामिल नहीं हूँ, लेकिन जो पीटीआई का रवैया इतना रिजिड रहा है, उसके बाद बंदा क्या कर सकता है? सही है। लेकिन कमर ज़मान कारी साहब, चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में तो नहीं तो फिर ना सही वाला फॉर्मूला चल जाएगा, लेकिन ये मौलाना फजल रहमान साहब के लिए अब क्या करेंगे? क्योंकि अभी रऊफ हसन साहब भी बता रहे थे हमें कि उनके तो मामला तय हो रहे हैं मौलाना साहब के साथ, और ये हम सब जानते हैं कि जब पीडीएम लॉन्च हुई थी तो उनके सरगना यूं कह लूँ सरपरस्ती जो है, बहुत बड़ा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, माजरत चाहूँगी, उनकी सरपरस्ती में सारा कुछ हुआ था और वो क्राउड पुलर हैं, पीडीएम को वो लीड करते रहे। तो आप नहीं समझते कि इट्स टाइम टू टॉक और बैठना चाहिए मौलाना फजल रहमान साहब के साथ? मौलाना फजल रहमान साहब से सियासी लोगों की मुलाकातें रही हैं, रहेंगी, हमारी तरफ से भी, हमारी जमात बाकी जमातें भी करेंगी। मौलाना से डायलॉग का अमल चलता रहता है, यह चलता रहेगा। मौलाना अगर उनके साथ मिलकर तहरीक चलाना चाहें तो जो उनका माजी एक दूसरे को कहते रहे वो भी देख लें, बहरहाल वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर वो तहरीक चलाने पे मुसर हैं, फिर क्या किया जा सकता? चलाएं। अब उनके मुतालबे तो नहीं माने जा सकते। ये तो नहीं है कि वोट आप इस वक्त अगर इकोनॉमी थोड़ी बेहतर परफॉर्म करना शुरू की है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो आप एक फ्रीक के मुतालबे को इस तरह अहमियत दे दें, और वो अहमियत भी ये हो कि वो कहता है मैं डायलॉग भी नहीं करूंगा, फौज से डायलॉग करूंगा। वो एक नया क्योस क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक नई पाकिस्तान के अंदर सियासी जो चमकोइयां हैं या कश्मकश है उसको बढ़ाना चाहते हैं, वो फौज के रोल को बड़ा मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। ये किसी से काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये क्या वजह है कायरा साहब के मौलाना फजल रहमान साहब की तोपों का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही है? मतलब वो तनकीद नून लीग पे भी हल्की फुल्की करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं करते जिस तरह वो आसिफ अली जरदारी पर या सिंध की गवर्नमेंट पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हैं। ये तो मौलाना से पूछिए, मुझे तो नहीं पता कि हमने उनका क्या बिगाड़ा है, हमसे क्या गलती हुई है, ये तो वही बता सकते हैं। आप पुराने साथी तो रहे हैं ना, साथ रहने से कुछ कमजोरियां तो पता चल ही जाती। साथी रहे हैं मैं, लेकिन उनकी इस मिजाज को तो मैं नहीं पता मुझे कि वो क्यों यह कह रहे हैं। शायद सिंध में वो हमसे ज्यादा कुछ तवक्को कर रहे थे कोई इनकलाब लाने की, और वहाँ को बड़ी सीटों की तवक्को कर रहे थे, उनको नहीं मिली और उनके ख्वाब टूटे हैं, तो शायद वो उनको कोई हमसे नाराजगी हो। ठीक, चले आप मुझे बताएं कायरा साहब के वहाँ पर तो चले उनकी तवक्कुआत पे पानी फिर गया, लेकिन यहाँ अब आज का जो बयान है चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब का, वो कह रहे हैं कि अगर पंजाब में अच्छा शेयर मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो सकती है। तो यानी हम यूँ समझें कि आप लोग अब वो जो दरवाजे खोले हैं नून लीग ने, अब आप वहाँ पर चाह रहे हैं कि हम दाखिल हो जाएं? मेरे इल्म में नहीं है। गिलानी साहब ने अगर बात कही है तो उस पर यकीनन वजन होगा। वो एक सीनियर साथी हैं और वो इफेक्टिव हैं, वो पार्टी के भी वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन सेनेट भी हैं, लिहाजा उनके पास इंफॉर्मेशन बेहतर होगी कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा खड़ा है। मेरे इल्म में नहीं।
अच्छा, आपकी वैसे जाती राय क्या है कारर साहब, होना चाहिए, शामिल नहीं होना चाहिए? मैं ये राय जो है ये मैं पार्टी के अंदर दे सकता हूँ। मेरी पार्टी की राय इस पे अभी तक जो दी हुई है पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने, वो राय यही है कि हम शामिल नहीं होंगे। अगर इसमें कोई तब्दीली होगी तो ये मैं अपनी राय आपके जरिए नहीं दे सकता। मेरी राय जो है वो सी दूंगा, उसके बाद फिर आपके साथ बात कर सकूंगा। ठीक है। और आपको लगता है कि जो आगे चल के अगर हालात थोड़े बेहतर होते हैं और फिर बजट की भी तैयारी चल रही है, बजट के बाद अगर कुछ मामलात सीधे होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विफाकी काबीना में भी हिस्सा डालना चाहिए या नहीं? मैं सिर्फ आपकी जाती राय पूछ रही हूँ। देखिए, बजट पास होने के बाद, हालात बेहतर होने के बाद, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सोच नहीं होगी। अगर पीपल्स पार्टी ने अपने फैसले में, तयशुदा फैसले में कोई तब्दीली का सोचना है और अगर हमें मुस्लिम लीग इस बात पे मुसर होती है और मेरी क़यादत इस बात का फैसला करती है कि मुशावरत की जाए, तो फिर हम देखेंगे कि हम मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े हैं। हमको ये नहीं है कि मुश्किल वक्त निकलेगा तो साथ खड़े होंगे, नहीं। हम मुश्किल वक्त में साथ खड़े थे, हम मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। तो ये होना चाहिए, ऐसे ही होगा। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है किसके ऊपर पोजीशन क्या। अच्छा कारर साहब, मैं आपके लास्टली आपसे सवाल करना चाहूँगी, ये जजेस वाला मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है और इस पे हमने देखा कि फैसल वावड़ा साहब जो कि ज़ाहिर सेनेटर हैं, उन्होंने फ्लोर पे भी खड़े होके इस पे गुफ्तगू की और आपकी पार्टी ने तो खैर उनको वोट भी दिया था। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ चुका है या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई तौर पर एड्रेस होनी चाहिए? देखिए, जो जजेस का इशू, पहली बात तो यह है कि मेरी दानिश में, मैं वकील नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मेरी दानिश में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान होते हैं, इनके अदालती इख्तियारात में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, माँ सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो है वो बेंचेस में बैठ के हाई कोर्ट के फैसले जो है इनको रिव्यू कर देते हैं, इनकी अपील सुन सकते हैं। बाकी इख्तियारात में तकरीबन तवाज़ुन है। सो जिन जज साहबान ने खत लिखा है वो अगर ये कह रहे हैं कि हमने ये खत इसलिए लिखा है कि हमारे साथ प्रेशराइज हमें किया गया है, तो जो वो भी एक जज को खत लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी एक जज, उनको खत लिख के तो आपने एक चीजों को कॉम्प्लिकेट किया है। वरना असली तौर पे जिस जज साहब की तौहीन हुई थी, तज़हीक हुई थी या उनको प्रेशराइज किया गया था, जिस बंदे ने किया, उनको चाहिए था अदालत में बैठ के उसको नोटिस देके बुलाते और अगर वो ना आता तो उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीड कर देते, फिर देखा जाता क्या होता है। अब वो खुद नहीं कर रहे, एक नहीं कर रहे, दो नहीं कर रहे, चार नहीं कर रहे, 6 नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि आप या आपके साथी 2-3 जजेस बैठ के इसका फैसला करें। तो मेरे लिए तो ये बड़ी अचंभे की बात है कि ये क्या है। लेकिन कारर साहब, इसमें जो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट वाला जो भी ये रिफ्ट स्टार्ट हो चुका है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा? इसमें भी सिर्फ गुजारिश ये है कि जज साहबान से बड़े अदब से गुजारिश है कि जज साहबान को फैसलों के जरिए बोलना चाहिए, अदालत में तकरीर के जरिए नहीं। हाँ। वो जो कमेंट्स करते हैं वो अल्टीमेटली जजमेंट का हिस्सा नहीं बनते, वो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, लेकिन उनके कमेंट्स मीडिया में चलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, वो जो बुलेट पॉइंट्स चलते हैं और उसके ऊपर प्रोग्राम होते हैं जिससे तलखी बढ़ जाती है। अब जैसा बैठ के अगर किसी बड़े ओहदेदार के या किसी बड़े इदारे के बारे में, वो पार्लियामेंट हो या वो सेनेट हो, वो वजीर आजम हो या कोई दीगर होते हो, आप उनके बारे में इस तरह गुफ्तगू फरमाएंगे तो भले आप बड़े ही काबिल एहतराम होंगे, लेकिन वो ओहदे अवाम के चुने हुए, आप अवाम के चुने हुए नहीं है। आपका एहतराम हम करते हैं, करना चाहिए, जुडिशरी का एहतराम बहुत जरूरी है, लेकिन आप अवाम के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है। अगर आप अवाम के चुने हुए नुमाइंदों को तज़हीक अमेज़ रवैये से, तलखी से बुलाएंगे तो फिर आप किस बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं? आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि आपका क्यों एहतराम किया जाएगा? सो उनको चाहिए कि सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून के डर से ना लोगों से इज्जत कराएं, बल्कि अपने फैसलों के जरिए बोले। जज कम से कम बोले, जो दुनिया का कानून है, असूल है, और अपने फैसलों के जरिए बोले। अच्छा, ये तलखी नहीं होगी। हाँ कारर साहब, इससे रिलेटेड ही जो जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर अब इंट्रोड्यूस हुआ है, कमेटी बनाई है, इससे आप मुतमईन है ये ऐसे ही होना चाहिए? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता जी कि जो कमेटी बनी है, मैं क्योंकि उधर था नहीं इस्लामाबाद में, मुझे नहीं पता कि कौन सी कमेटी बनी है, क्या प्रोसीजर बना है, लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक सीरियस सवाल था, वो कल के अंदर भी
जुडिशरी के अंदर भी और सारे मुल्क के अंदर कि आला अदलिया के जज साहबान का तकर्रर नामुनासिब तरीका है। जो तरीका हमने पहले 18वीं तरमीम में इवॉल्व किया वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने 19वीं तरमीम में रिवर्स करवा लिया पार्लियामान की गर्दन रख के, वो नामुनासिब तरीका था। इसको जजेस के एहतसाब का, पहले जजेस की अपॉइंटमेंट का और उनके एहतसाब का तरीकाकार जो है ये सीरियस रिव्यू का इस वक्त का जरूरत है इसको। अच्छा कारा साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि जब आप लोग हुकूमत में नहीं थे, मैं पीडीएम की गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, उससे पहले इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, नून लीग पर बैक वक्त बहुत एक टफ टाइम चलता रहा है और एक बात सामने आती रही कि जी खान साहब के केसेस में उनको रिलीफ मिलता रहा। फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई भी कि जिससे अदलिया के रवैये पर क्वेश्चंस भी उठे, इवन मीडिया में उठे। अभी जो ये अदलिया वाला मामला, जजेस वाला मामला है, इस पूरी सीन के अंदर आपको लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि खान साहब के ये जो 2 केसेस हैं इनमें भी वो निकल जाएंगे और वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, तो वो जो नर्म गोशा अदलिया में पाए जाने के ऊपर तनकीद होती रही है आपकी जमात की तरफ से या नून लीग की तरफ से, आपको अभी भी उसका खदशा है कि वो मौजूद है? देखिए, मेरा खदशा तो खैर क्या कहना, देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये बात कि अगर उनके खिलाफ कोई बायस था तो वो भी नहीं होना चाहिए और उनके खिलाफ कोई नफरत और इस तरह का रवैया है तो वो भी नहीं होना चाहिए। नरमी भी नहीं होनी चाहिए और गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ केस में मेरिट है तो बिल्कुल मेरिट पे केस डिसाइड होने चाहिए, और अगर किसी का मेरिट पे केस उसको इंसाफ मिलता है और वो बेल मिलती है, केस खत्म होता है, जो भी है, जो भी उसका है, तो केस मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल मैं कारा साहब आपसे करूंगी, मुझे बताएंगे अली अमीन गंडापुर साहब को क्या हो गया? उनको अल्लाह समझाए, आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ, कौम भी दुआ करे। ठीक है कारा साहब, बहुत शुक्रिया, बात दुआओं पर आ गई है तो बहुत शुक्रिया कारा साहब, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मईशत का मौसम पाकिस्तान में कैसा है, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, यकीन माने हर दौरे हुकूमत में आवाम को कुर्बानी की भेंट चढ़ाया जाता है। बेजा और इजाफी टैक्सेस लगाकर आवाम की चमड़ी उधेड़ी जाती है और सब्सिडी का खात्मा करके आवाम की सांसें छीनने की कोशिश की जाती है। करप्शन के खात्मे की इस्लाहात के नाम पर आवाम पर जिंदगी के दरवाजे बंद किए जाते हैं। रुपए की कदर ना संभाल पाने की सजा आवाम को देकर अशिया खुरनोश महंगी की जाती हैं। IMF से कर्जे के बदले भारी शराइत मानकर आवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर गुर्बत की लकीर के नीचे वाले गड्ढे में गिरा दिया जाता है। हर आने वाली हुकूमत आवाम की कमर पर कर्जों का भारी बोझ लादती है, महंगाई के चुंगल में आवाम को फंसाती है और रोजगार की कमी से आवाम का जीना अजीरन बना दिया जाता है। आवाम को खजाना खाली होने की खबर सुनाई जाती है, किफायत शारी अपनाने की हिदायत की जाती है, मगर अफसरान की मुराद कम करने, काबीना के वुज़रा के प्रोटोकॉल कम करने की जहमत नहीं की जाती। अफसरशाही को दिए जाने वाले बड़े बड़े महलात खत्म नहीं किए जाते। हुकूमती अहदेदारान को दी जाने वाली अय्याशियों पर पाबंदी आयद नहीं होती और उनके बैरून मुल्क दौरे कम नहीं होते। ना तो इंडस्ट्री लगाकर आवाम के लिए रोजगार मुहैया किया जाता है, ना यूथ को स्किलफुल बनाकर मुल्क के बाहर भेजने की सबील की जाती है, और ना ही टेक्निकल एजुकेशन और IT की फील्ड में झंडे गाड़ने की जुस्तजू की जाती है। यहाँ इदारों की निजकारी के प्लान बनाए जाते हैं, नौकरियों के खात्मे की हिकमत अमली बनाई जाती है, अवामी सहूलत के इदारों को खसारे में डालकर इदारों की निजकारी की जाती है और अवाम के टैक्सेस से भरी जाने वाली तिजोरियों पर शबखून मारा जाता है। मुल्क की मईशत को सहारा देने, सनतों को परवान चढ़ाने, ज़राअत के शोबे में इनकलाब लाने की फ़कत बातें ही होती हैं, नारे और दावे होते हैं, जबकि अमली तौर पर आवाम को IMF और आलमी इक़्तिसादी इदारों के खूंखार जबड़ों में फेंक दिया जाता है। अब सवाल ये है कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए रिवायती तरीक़ाकार अपनाया जाएगा या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी करना पड़ेगा। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि जो SIFC बना है 1 साल हो गया और फिर हम देख रहे हैं कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के भी ऐलानात शुरू हो गए हैं, इससे कोई फ़ायदा पहुँचेगा पाकिस्तानी मईशत को? SIFC है, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के जो काउंसिल है,
ये 1 साल से काम कर रहा है और अब जिस तरह आपने फरमाया है कि अब कुछ लग रहा है कि कुछ एक तरह से तेज रफ्तारी आ रही है और कुछ कमिटमेंट्स हमें मिलना शायद शुरू हो गए हैं। अभी पिछले दिनों यूएई से तकरीबन 10 अरब डॉलर का जिक्र किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस हद तक ये तैयारियां मुकम्मल हैं, कि किस प्रोजेक्ट्स पे, किस टर्म्स पे वगैरह वगैरह। ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो अभी तक तो ये वाज़े बिल्कुल नहीं हुए हैं, बट हम सब ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो और पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट सही है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो मुलाजमतें ख़त्म करने की बात हो रही है, पेंशन ख़त्म करने की बात की जा रही है, आईएमएफ ने भी, आपको याद होगा कि जब दौरा किया था तो यही कुछ प्लान में शामिल किया गया था कि पेंशन्स को कम किया जाए। ये पेंशन कम करने से क्या आपको लगता है कि हमारी मईशत थोड़ी बेहतर हो सकती है, इम्पैक्टफुल होगा ये? बात दरअसल ये है कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 18वीं तरमीम के बावजूद बहुत फैल गई थी और बहुत से ऐसे फंक्शंस उन्होंने शुरू कर दिया था डिस्चार्ज करना, जो कि काफी हद तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर हो चुके थे। इसके नतीजे में अब आप ये देखिए कि इस वक्त शायद 40 से ज्यादा डिविजन्स हैं और इसकी शायद इस वक्त बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त अपने जो अखराजात हैं उनको कम करने हैं, इसलिए ये एक मुनासिब स्टेप होगा। अलबत्ता ये कि आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इस वक्त वो सिर्फ ये कह रहे हैं, ये जो स्पेशल कमेटी है, कि आप जो लेकिन इसमें एक और चीज भी मैं आपसे साहब थोड़ा सा सवाल कर लेती हूँ। हुकूमत जो भी आती है वो दावा करती है कि हम टैक्स टारगेट जो है, जो हमारा इकट्ठा करने का है, वो हम पूरा करेंगे। और फिर अब की बार इसमें ये चीज़ एक और ऐड ऑन हुई है कि आईएमएफ ने 18% जो है सेल्स टैक्स लगाने की या बढ़ाने की बात की है, उसमें अद्वियात भी शामिल है। इस पूरी सिचुएशन में फिर ये आवाम के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? यकीनन इसमें बहुत इजाफा होगा और ये बहुत ही नामुनासिब सा मूव है। अब आप ये देखिए कि क्या हम दवाइयों पर, क्या हम फर्टिलाइजर पर और क्या इस तरह की जो जरूरी चीजें हैं उन पर हम टैक्स पूरा लगाने चले हैं? क्या हम इतने मजबूर हो चुके हैं जबकि हमारे मुल्क के अशरफिया जो हैं उनको बेतहाशा आपने बेनिफिट्स, कंसेशंस और रिलीफ दिया हुआ है और आप चले हैं बेसिक जो एसेंशियल आइटम्स हैं उन पे फुल टैक्स लगाने। ये सरासर मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इसमें पाशा साहब निजकारी का भी एक प्लान जो है वो बहरहाल नून लीग के पिछले दौरे हुकूमत में भी उन्होंने कोशिश की थी, अब की बार भी वो कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे सफेद हाथी हैं कि जिनके लिए निजकारी अब होना जरूरी है? देखिए, बात यह है कि हमारे पास एक इदारा मौजूद है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन मौजूद था, उसने यकीनन काफ़ी काम किया होगा और आइडेंटिफाई किया होगा और जो एसओईज पे सालाना रिपोर्ट आती है उसमें भी कुछ इशारे दिए जाते हैं कि कौन से इदारे प्राइवेटाइजेशन के लिए मुनासिब हो सकते हैं। अब इन चीज़ों को पब्लिक नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त तो सारी बातचीत जो हो रही है वो सिर्फ पीआईए के बारे में हो रही है, मगर बहुत से दूसरे इदारे ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में अगर वो मोनोपोलीज नहीं हैं और सोशल फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं बेसिक, तो उन्हें हमें प्राइवेटाइज कर देना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी मौका मिले और हो सकता है उनकी एफिशिएंसी में इजाफा हो और अगर कोई बोझ पड़ रहा है हुकूमत पर तो बिल्कुल सही। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। पाशा साहब, अगर हम हुकूमती ओहदेदारान की गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं जी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी और स्टार्ट हो गई है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड अगर नेशनल अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक जो पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी है वो पिछले 50 साल की कम तरीन सतह पर है। ये इतना बड़ा क्लैश क्यों है? हुकूमती ओहदेदारान कुछ और कहते हैं, रिपोर्ट कुछ और कहती है।
बात दरअसल ये है कि आपने जो फॉरेन नहीं, टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो लेवल है वो तारीख में 50% पिछले में सबसे कम है। हाँ, और उसकी वजह तो वाज़ेह है। एक तो इकॉनमी में आपने देखा शरह नमू जो है पिछले कुछ सालों से 2-2.5% के एवरेज पे चल रहा है, और इस साल भी जो एस्टिमेट निकाला है उन्होंने 2.37%। अब इस रफ्तार से तो इकॉनमी में कोई जिसे कहते हैं मोमेंटम या कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा धमाका है इन्वेस्टमेंट पर, और वो ये है कि हमने स्टेट बैंक ने आपके पॉलिसी रेट को तारीख का बुलंद लेवल 22% पर लेके चले गए। इससे तो प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल जिसे कहते हैं खत्म हो जाती है। और ये दो फैक्टर्स हैं, लैक ऑफ ए बॉयंसी इन द इकोनॉमी एंड हाई इंटरेस्ट कॉस्ट्स व्हिच हैज लेड, इसकी वजह से आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का लेवल। तो फिर हम बादशाह साहब इन्वेस्टमेंट कैसे मुल्क में लाई जा सकती है, इसका कोई तरीकाकार? बात दरअसल ये है कि जब अफरात ज़र में नुमाया तौर पर कमी आई है, 38% से गिर के पिछले महीने अल्लाह के फजल से 17% पे आ गए हैं। और IMF खुद कह रहा है अपनी 10 मई की रिपोर्ट में कि उनका एक्सपेक्टेशन यह है कि अफरात ज़र अगले साल 12.5% के लगभग होगा। तो जब इतनी कमी आएगी आपके अफरात ज़र की रफ्तार में, तो फिर आप जो सरसूद है 22% को वाज़ेह तौर पर आपको नीचे लाना पड़ेगा, और उसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कमी से इंशाल्लाह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कुछ। मैं एक और सवाल डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूंगी कि आप ज़ाहिर है कि साबिक वजीर खजाना भी रहे हैं, और हम IPPs के साथ भी मुआहदे कर चुके। फिर हमने देखा कि हमारे लाइन लॉसेस का भी एक इशू है, पावर सेक्टर का भी बहुत बड़ा मसला है, सर्कुलर डेट भी है। ये पूरे इतने सारे मसाइल के साथ ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आपको लगता है ये कोप अप कर पाएगी? देखिए, बात यह है कि पावर सेक्टर, मैं बात वक्त एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करता हूँ कि ये हमारे माशी हालात में ब्लैक होल बन चुका है। अब देखिए क्या वजूहात हैं। वजूहात ये है, सबसे पहले और सबसे परेशान कुन कि ये एक सेक्टर है जिसमें लॉसेस जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, बिलिंग वगैरह मिला लें सब, तो तारीख के बुलंद लेवल पर हैं 23%, 23%। और इसमें आप ये देखिए कि बाकी मुल्क जो हमारे अतराफ हैं, इंडिया, बांग्लादेश, उनमें 10 से 11% है। तो इसकी एक तो ये फैक्टर है कि लॉसेस हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। दूसरा जो बड़ा मसला है वो ये कि आपने अल्लाह के फजल से बड़े अट्रैक्टिव टर्म्स दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को आने के लिए, खासतौर पे 1994 की पॉलिसी के बाद फिर से आपने 2015-16 में CPEC के थ्रू बहुत आपने अट्रैक्शन दिया चाइनीज इन्वेस्टर्स को। और आज पोजीशन ये है कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी, हैरत अंगेज बात यह है कि पहले दफा तारीख में पाकिस्तान के पास एक्सेस कैपेसिटी हो गई है। और क्यों हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपने निर्खों को इस तेजी से बढ़ाया है कि डिमांड कम हो गया है, और जो कैपेसिटी है तकरीबन 10 से 15,000 मेगावाट आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और उसके नतीजे में फिक्स कॉस्ट फी किलोवाट आवर आसमान तक पहुंच गया है। तो हम एक विशियस सर्कल में फंस चुके हैं। इसको तोड़ना है, बड़े डिसीजंस लेना है, लॉसेस को कम करना है, डिमांड को बढ़ाना है, और इस तरह से किसी तरीके से सर्कुलर डेट को बढ़ने से रोकना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगर मैं आपसे छोटा सा सवाल करूं आम आदमी का, कि इस विशियस सर्कल में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ तो कोई गुंजाइश है? देखिए, इस बात पे तो गौर करना बहुत जरूरी है। आपको मैं ये बता दूं कि हमारा जो मुल्क की अशरफिया है, जिसमें आपके बड़े जमींदार हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इनको जिस हद तक आपने मराद
कंसेशंस और रिलीफ दिया हुआ है। मैंने तो किताब भी लिखी है इस पर, और अंदाजन ये है कि ये इस वक्त 4,500 अरब है। इनको ख़त्म करना है आपको, और जो अगर आप इनमें नुमाया तौर पर कमी करते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा जो है उसको रिलीफ के तौर पर आपको देना चाहिए। मेरी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इस बात पे होगी रिलीफ के लिहाज से कि हमारा जो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका साइज 450 अरब है, उसको अल्लाह के फजल से जल्द कम से कम डबल करें, ताकि मुल्क के सबसे गरीब लोग जो हैं और खवातीन को ये पैसे दिए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए इसको और फैलाएं और कैश ट्रांसफर्स एक फैमिली में इजाफा करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इससे रिलीफ लोगों को मिलेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।